नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। कन्नौज जिले में बड़ा हादसा हुआ है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से कई की हालत जो है वह गंभीर है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना कन्नौज जिले के सौरिक थाने के सकरवा इलाके की है। सुबह करीब 5 बजे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे कट 148 पर बिहार से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार सवारियों से भरी प्राइवेट डबल डेकर बस ने सड़क किनारे खड़ी कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार एक्सप्रेसवे के नीचे खाई में जा गिरी। बस भी सड़क से उतरकर नीचे पहुंच गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। किलोमीटर पे दरभंगा से एक प्राइवेट बस दिल्ली के लिए जा रही थी। वहाँ पे एक कार है, जाइलो है, वो खड़ी थी। उसको इस गाड़ी ने पीछे से हिट किया है, उसके बाद पलट गई। दोनों गाड़ियाँ नीचे आ गई हैं। जैसे ही सूचना मिली है, सौरिक पुलिस और CRB की गाड़ियाँ, तालग्राम पुलिस और इंफ्रीजा के सुरक्षाकर्मी वहाँ पहुँचे हैं। 5 लोगों की मौके पे मृत्यु हुई है। 18 लोग यहाँ पे तिरवा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किए गए हैं। यहाँ जो आए हैं उनकी दशा ठीक है और मामूली चोटें आई हैं। कुछ लोग सिखाई भी भेजे गए। देखिए, दरभंगा से फरीदाबाद जा रही थी बस और रास्ते में यहाँ पर एक महिंद्रा जाइलो भी खड़ी हुई थी। तो यही बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने से ये महिंद्रा जाइलो गिरती हुई ये बस भी नीचे आ गई है। तो लगभग 42 आदमी इसमें बताए जा रहे हैं, जिसमें से 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, जिसमें ड्राइवर भी शामिल है, और 18 लोग मेडिकल कॉलेज तिरवा भेजे गए हैं। बाकी 13 लोग मेडिकल कॉलेज PGI सैफई भेजे गए हैं और उनमें एक लोगों की हालत थोड़ी क्रिटिकल है, बाकी खतरे से बाहर बताए गए हैं। सभी का इलाज हो रहा है, पूरा देखा जा रहा है। अयोध्या में शनिवार को महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में निर्माण शुरू करने की तारीखों की घोषणा की गई, जिसके बाद महंत नृत्य गोपाल दास काफी खुश नजर आ रहे हैं। महंत ने बताया कि राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके लिए हमने लगभग 40 किलोग्राम चांदी की एक ईंट रखी है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथों से नींव में रखेंगे। शिला पूजन के समय ये चांदी का है पूरा। शिला पूजन के समय ये रखा जाएगा और मोदी जी के हाथ से रखा जाएगा। अच्छा, तो महाराज जी कितने किलो का है और लगभग चांदी का कितना किलो? 35 या 40। लगभग 35 से 40 बता रहे हैं महाराज जी। मुंह से बोल दीजिए। ठीक है, लगभग कितना है महाराज जी? 40 किलो। लगभग 40 किलो। तो महाराज जी, बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि ये जो पत्थर आपके द्वारा PM मोदी जी को दिया जाएगा। क्यों? तो वो लगेगा जी। ईंट है, ईंट। हाँ, ईंट है महाराज, चांदी की ईंट है। चांदी की ईंट है। चांदी की ईंट है। मुंह से चांदी की है और शिला पूजन में लगाई जाएगी, रखी जाएगी। इसी आगामी 5 तारीख, बिल्कुल, 5 अगस्त को। और क्या, PM के द्वारा, PM प्रधानमंत्री के द्वारा इसको बिल्कुल रुकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री अयोध्या में भूमि पूजन में हिस्सा लेकर इसे संपन्न करा सकते हैं, जिसको लेकर ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ठीक है, अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, वबा चल रही है, इस वक्त इंसान की जान की कीमत हर चीज़ से अफजल है और हर धर्म, हर मज़हब ये चाहता है कि इंसान जो है उसकी जान बच सके और मज़हब इस्लाम भी ये चाहता है। बेशक सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ ने अयोध्या के इशू के ऊपर अपना फ़ैसला दे दिया है। लिहाजा उसके ऊपर पूरे भारत ने सर झुका के इस फैसले को तस्लीम किया है। इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है। हमें अपनी अदलिया पर भरोसा है। जहाँ तक के वहाँ भूमि पूजन की बात है, जहाँ तक के
मंदिर में 3 अगस्त और 5 अगस्त से काम शुरू करने की बात है। कम से कम देख लें कि कोई इंसानी जान ज़ाया ना हो, उसको देखते हुए जो भी काम है वो करें तो बेहतर होगा। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी का अभी आना मुनासिब नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी का आना भी इसलिए मुनासिब नहीं रहेगा क्योंकि अभी हालात अच्छे नहीं हैं। इस वक्त हालात हिंदुस्तान के बहुत ख़राब हो रहे हैं और कोरोना वबा जिस तरीके से तेज़ी से हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में हिंदुस्तान में पेशेंट बढ़ रहे हैं, इस वक्त मंदिर और मस्जिद में उलझाना, शिलान्यास में उलझाना ये अच्छी चीज़ नहीं है। इस वक्त सबको मिलकर कोशिश करना चाहिए है कि इस वबा को हिंदुस्तान से जल्द कैसे ख़त्म किया जा सके। मेरे ख्याल से तारीखों को टाल के आगे बढ़ाना चाहिए। अभी तारीखें जो हैं बहुत जल्दी हो जाएगा। जब बड़ी बड़ी चीज़ें बंद हो गई, देखिए जब बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इमामबाड़े, दरगाहें, करबलाएँ, मक्के में खाना काबा बंद है, तो फिर उसके बाद में आप इस तरीके का शिलान्यास करके वहाँ के ऊपर मजमा लगेगा। लोगों की आस्था है, लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोग उसके अंदर जमा होंगे तो उससे क्या मैसेज जाएगा। तो एक तरफ तो ऐलान हो रहा है कि साहब जमीयतुल उलमा ने, जमात इस्लामी ने जो कुछ निज़ामुद्दीन में हुआ उसको लेकर उधम हुआ, क्या इसी तरीके से अयोध्या में भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। राजस्थान के सियासी संकट से लेकर राहुल गांधी के ट्विटर वार और राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर पीएल पूनिया ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राजस्थान में तो बहुत स्पष्ट है कि जो खरीद फरोख्त हुई का प्रयास किया गया, उस पर 28 MLAs ने प्रिविलेज मोशन के खिलाफ किया हुआ है। जो टेप आया है उस पर भी बहुत खुलासा हो रहा है। केंद्रीय मंत्री खुद इन्वॉल्व हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद सीधे सीधे इन्वॉल्व है। तो अब इसमें कोई सब स्थितियां पूरी तरह से स्पष्ट हैं और केंद्र सरकार रिपोर्ट मांग रही है, रिपोर्ट चली जाएगी जो भी हो। मैं समझता हूं कि वो प्रजातंत्र के हित में संविधान की रक्षा करने के लिए राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने किया है और उन्होंने प्रजातंत्र को बचाया है, उन्होंने संविधान को बचाया है। लेकिन जो कहा गया कि 18 MLA कांग्रेस के वो कहाँ हैं, तो वो एक सवाल है। और मीडिया तो दिखा रहा है कि मनेसर होटल में रुके हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार है, उनको पूरी सुरक्षा मुहैया करा रही है, उनको पूरी आवाभगत कर रही है। बाहर से राजस्थान सरकार के SOG के टीम वहाँ मिलने गई थी, बयान रिकॉर्ड करने, उनसे मिलने नहीं दिया गया, उनको रोका गया। तो अब कोई शक गुंजाइश नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी का खुल्लम खुला सीधे सामने से राजस्थान सरकार को अस्थिर करने का प्रयास था, जो पूरी तरह से विफल कर दिया गया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने निर्णय लिया प्रधानमंत्री जी बुलाने का, प्रधानमंत्री जी समय देंगे तो आएंगे, अन्यथा अब निर्माण कार्य में देर तो नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले तय कर दिया। जो 5 जजेस की बेंच थी, 5 जज ने सर्वसम्मति से कर दिया। सभी वर्ग के लोग, पूरे हिंदुस्तान भर के लोग, उन्होंने उसको जो फैसला हुआ उसको स्वीकार किया। अब कोई ना बाधा है, ना कोई कठिनाई है, ना कोई औपचारिकता है। अब सीधे सीधे निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए। और आम जनता तो यही चाहती है कि जल्दी से जल्दी निर्माण हो। जी बहुत बेबाकी के साथ में जो भी परिस्थितियां होती हैं उसका खुलासा करते हैं, उसमें अपना मत रखते हैं। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। आप जो कोरोना वायरस के ऊपर क्या क्या उन्होंने प्रोजेक्शन रखे थे, और प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि 21 दिन में हम लड़ाई को जीत जाएंगे। महाभारत 18 में जीती थी और ये 21 दिन में हम जीत जाएंगे। और उसके बाद कितना चला जा रहा है। फिर बीच में प्रोजेक्शन आया कि 15 जून तक पीक पर हम पहुंच जाएंगे, उसके बाद मामले कम होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब निरंतर बढ़ रहे हैं। पीक कब आएगी ये किसी को नहीं मालूम है। और इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी शुरू में 2-3 बार तो स्वयं आके घोषणा करते थे, अब तो पीछे दरवाजे से
वो होम मिनिस्ट्री का एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। तो ये कोरोना के ऊपर क्या आपकी स्ट्रेटजी है? टेस्टिंग इतनी क्यों नहीं हो रही है? विशेष रूप से बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर टेस्टिंग क्यों रुकी हुई है? तो इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। इसी तरह इकोनॉमी के बारे में नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के बस्ती जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पहला मौका है जब आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के अधीन कृषि विज्ञान केंद्र को सम्मान मिला है। तो वहीं आज बस्ती पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि विज्ञान केंद्र को बधाई दी। जो नई प्रजाति के बीज आते हैं, जो तरीके आते हैं, उनको अपने खेतों में लगा करके और किसान को ला करके प्रशिक्षित किया जाना, यह महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो कृषि विज्ञान केंद्रों की है। आज इस बस्ती कृषि विज्ञान केंद्र को भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट कृषि विज्ञान केंद्र में इसका चयन किया है और 7.5 लाख रुपए के लिए का पुरस्कार इस केवीके को प्रदान किया है। इसके लिए मैं बस्ती कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। आज इस कोविड-19 के दौर में कृषि विज्ञान केंद्रों को हमने कहा है कि वो अपने यहाँ प्रवासी श्रमिकों को और साथ साथ में स्थानीय जो लोग खासतौर पर कौशल विकास के दृष्टि से उनको ट्रेनिंग दिया जाए और उस दृष्टि से यहाँ पर एक महिलाओं की ट्रेनिंग चल रही है, उनके साथ बातचीत करने का भी मुझे अवसर मिला। हम लोगों ने 37 कृषि विज्ञान केंद्रों को इस 3 साल के भीतर अपग्रेड करने का निर्णय किया है और जिसके भीतर काम चल रहे हैं। बस्ती केवीके को 3 करोड़ 17 लाख रुपए की धनराशि दिया, जिससे यहाँ के आधारभूत संरचना को खड़ा कराया जा रहा है। इस केवीके की स्थापना 1984 में हुई। पिछले 10 वर्षों में केवीके अत्यंत उपेक्षित रहे, हमारे कृषि विश्वविद्यालय उपेक्षित रहे। कृषि शिक्षा के ऊपर 200 करोड़ रुपए का धनराशि हमने दे करके कोशिश किया है कि नई वैरायटी का शोध किया जाए, नई वैरायटी डेवलप किया जाए। साथ साथ में यहाँ पर जल जमाव है, उसमें जल जमाव को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर किस प्रकार की वैरायटी लगाई जा सकती है, जहाँ सूखे की स्थिति है उसमें कैसी लगाई जा सकती है, और औद्यानिक क्षेत्र में नई वैरायटियों को डेवलप करके और किसान भाइयों को उपलब्ध कराया जाए। उस दृष्टि से लगभग 200 करोड़ रुपया हमने कृषि शिक्षा के ऊपर इस 3 साल के भीतर दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजाना की तरह आज भी टीम 11 के साथ बैठक की और अधिकारियों को कोरोना को काबू करने के लिए अहम निर्देश दिए। उसके पहले राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को काबू करने और इसके मद्देनजर सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने अब नई योजना बनाई है। इस नई योजना के तहत राज्य के जिलों में स्थित होटलों में कोविड-19 केयर सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, जहां कोरोना के संदिग्ध मरीज निजी भुगतान पर रह सकेंगे। इनमें रहने के लिए किया जाने वाला भुगतान 1500 से 2000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। यूपी सरकार के प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद ने जिलाधिकारियों को लिखित आदेश जारी कर अलग अलग जिलों में स्थित होटलों में कोविड-19 केयर सेंटर स्थापित करने को कहा है। इन केयर सेंटर्स में हल्के लक्षण या बिना लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों को रखा जा सकेगा। सिद्धार्थनगर जिले के आदर्श नगर पालिका बांसी के प्रताप नगर वार्ड के लोग नगर पालिका के लापरवाही का खामियाजा भुगतने को मजबूर है। इस वार्ड की आबादी करीब 4000 है। वार्ड में करीब 15 दिनों से बरसात का पानी भरा है। वार्ड के 60% घरों में पानी जमा है, जिससे इस वार्ड में रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई घर तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से पानी से घिरे हैं। घरों के अंदर भी पानी चला गया है। जिनसे पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ न कोई शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, न कोई यहाँ आ रहा है। हम लोगों की स्थिति ये है कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आखिर आपकी दिनचर्या है, साग सब्जी आप किस प्रकार से जाते हैं जब इतना जल जमाव है? किसी तरह से गाड़ी का सहारा लेकर के हम लोग निकलते हैं। सुबह निकलते हैं, शाम को आ पाते हैं। नगर पालिका के द्वारा कई बार कहा गया, पिछले वर्ष भी इस तरह की समस्या आई थी। उस वर्ष भी कहा गया था कि इसका एक अस्थायी निदान, पक्का नाला बना करके उसका निदान कराने का प्रयास कीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस बार
पानी हटने के बाद तुरंत हम पक्के नाले का व्यवस्था करवा देंगे। उस वर्ष भी नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन देकर के पक्के नाले का निर्माण नहीं कराया, लिहाजा इस वर्ष चूँकि भीषण बारिश होने की वजह से इस बार गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है और नगर पालिका अध्यक्ष के पास फिर इस चीज़ का लेकर के हम गए और उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार आपने प्रस्ताव नहीं दिया था, इसलिए हम टेंडर नहीं कर पाए और ना ही कोई व्यवस्था कर पाए। इस बार जैसे पानी हटेगा हम तुरंत हम करवाने। वहीं सोनभद्र जिले में पुलिया बनाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया और इस दौरान एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ओबरा चौपन सिंगरौली मार्ग पर रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए ओबरा डैम और फराखुंड रेलवे स्टेशन के बीच कड़िया में पुलिया बनाने का काम चल रहा है। पुल बनाने के दौरान यह हादसा हो गया। मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। ग्रामीणों ने बगैर मुआवजा दिए शव को प्रशासन को सौंपने से इनकार कर दिया है। रेलवे पुलिया का काम चल रहा था। कहाँ पे? कड़िया गांव में। अच्छा। वहाँ पे 20-25 लोग काम कर रहे थे, वो सरिया अचानक गिर गया और उसमें 3 लोग दब गए। 3 लोग में 1 लोग का मौत हो गई और 2 लोग बचे हैं घायल। ये ओवरब्रिज का काम चल रहा था? पुलिया को खड़ा कर रहे थे सरिया। कड़िया गाँव में काम कर रहे थे, रेलवे का काम चल रहा था। और सर क्या हुआ वहाँ पे? सरिया गिर गया था हम लोग के ऊपर। कितने लोग काम कर रहे थे वहाँ पे? 20-25 लोग थे पूरा। तो कितने लोग इससे चोटिल हुए हो? 3 लोग सरिया के नीचे दबे थे, जिनमें से 2 लोग घायल हुए हैं, 1 का डेथ हो गया। एक का डेट घटनास्थल पे हो गया है? हाँ, वहीं पे घटनास्थल पे। अच्छा, एक तो तुम हो, एक कहाँ है? एक ओबरा में। ओबरा हॉस्पिटल भी चल रहा है? हाँ, ओबरा हॉस्पिटल में। ओबरा उसकी कैसी स्थिति है? उसकी भी स्थिति कुछ ठीक ही ठाक है, मतलब कहीं पे चोट लगा होगा वो तो हो ही जानता। मिर्जापुर में पत्थर खनन से बने तालाब में एक ही परिवार के 3 बच्चे डूब गए। गोताखोरों की मदद से 3 बच्चों का शव बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह तीनों एक दिन पूर्व बकरी चराने गए थे, जहां खनन से बना बड़ा गड्ढा बारिश का पानी भरने के चलते तालाब बन चुका है। स्थानीय लोगों का दावा है कि वह बड़ा गड्ढा अवैध पत्थर खनन के चलते बना है, जबकि डीएम सुशील पटेल ने इससे इनकार किया है। लॉकडाउन लगा हुआ जान रहे हैं और भीड़ भी इकट्ठा है। मिर्जापुर जनपद के अरोरा थाना के सरैया चकजाता गांव में 3 बच्चों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई है। श्री प्रकाश, उनके 3 बच्चे हैं जो 8 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में हैं। 2 बेटियां, 1 बेटा, राधा, खुशबू और काजू। तीनों बच्चे अपनी बकरी और गाय चराने के लिए जंगल में गए थे, शाम तक नहीं लौटे। तलाश किया गया और सुबह स्थानीय लोगों की मदद से ज्ञात हुआ कि जो एक पत्थर की खदान जो लीज पर चल रही थी पड़ी हुई है, उसमें बरसाती पानी उसमें भर गया। इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 50 मीटर से लेकर के 150 मीटर तक है। इसमें पानी की गहराई 10 से 15 फीट के बीच में बताया जा रहा है। तीनों बच्चे इसी में डूब गए। स्थानीय गोताखोर फ्लड पीएसी की मदद से क्षेत्राधिकारी, एसडीएम और थाना प्रभारियों ने इसको मौके से अथक प्रयास करके तीनों बच्चों के शव को निकाल लिया गया है। पंचायतनामा, पोस्टमार्टम एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये पत्थर की खनन थी जो लीज जिसकी दी गई थी, जिसकी वैलिडिटी जो है 2022 तक है, फरवरी 2022 तक है। वहाँ पर खनन का कार्य हो रहा था और जिसके कारण वहाँ पर जल भराव हो गया था, पानी बारिश के कारण तो जल भराव हो गया था। वहाँ पर एक ही परिवार के 3 बच्चे कल शाम को घूमने गए हैं और जब उनको पता लगाया गया तो स्थानीय लोगों के मदद से ये पता चला कि वो बच्चे उस तालाब में डूब गए हैं और आज सुबह प्रातः वहाँ पर उप जिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस पहुंचकर गोताखोरों की मदद से उनके शव को भी निकाल लिया गया है। और ये खनन जो किया जा रहा था, जो इसकी वैलिडिटी है जिस पट्टे की, ये ज़मीन से लगभग 30 मीटर ऊपर है और वैलिड है और 2022 तक सीमित है। इसमें यहाँ पे मित्र कोई भी लीज हो, कोई भी खदान हो, चाहे क्रेशर हो, चाहे कटर प्लांट हो, चाहे कोई खदान हो, किसी भी खदानों पे, किसी भी क्रेशर प्लांट पे मानक के अनुसार काम नहीं होता है। इसकी शिकायत तकरीबन आज 1 साल से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की तरफ से मैं कर रहा हूँ। खनन अधिकारी को भी किया मैंने,
डीएम को भी किया मैंने, एडीजी जॉन को किया मैंने, डीजीपी लखनऊ को किया मैंने। पुलिस महकमे का कहना है कि खनन से हमें कोई मतलब नहीं। खनन अधिकारी को जब मैं कोई रिपोर्ट लगाता हूं तो उनकी आंखें हमारे पास पड़ी हुई है सबकी, है ना। यहाँ के खनन अधिकारी मिस्टर सिंह साहब हैं, पीके सिंह साहब, उनकी भी रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है। दे आर आस्किंग कि सब कुछ रूल वाइज होता है, ऐसा कोई काम नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है। सामने देख सकते हैं आप, खनन के अंदर देख सकते हैं कि कोई भी सेफ्टी जोन नहीं लगा हुआ है। हाँ, इतनी गहराई है, तकरीबन 70 से 80 फीट की गहराई है ये, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सेफ्टी जोन लगा ही नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। ना तो खदानों में बेंचमार्क बनाया जा रहा है, स्ट्रेट एकदम ब्लास्टिंग करके निकाल रहे हैं। बच्चे गिरेंगे मर जाएंगे, जानवर गिरेंगे मर जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है, ना ही कोई खनन के रूल को फॉलो करने को। अगली खबर एटा से है, जहां 2 दिवसीय लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद एटा के क्षेत्र अधिकारी राजकुमार सिंह ड्रोन कैमरे से शहर में निगरानी कर रहे हैं। तो वहीं शहर के कई स्थानों पर ड्रोन कैमरे से लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों पर पुलिस निगरानी रखी जा रही है। सीओ सिटी ने लोगों से अपील की है कि अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें, अनावश्यक लोग घर से बाहर ना निकलें। आज हमने जो हमारे कंटोनमेंट जोन है उसमें ड्रोन कैमरा उड़ाकर ये सर्वे किया, कहीं कंटोनमेंट जोन में लोग फ्रिक्वेंटली आ जा तो नहीं रहे हैं, कहीं झुंड बना के लोग बैठे तो नहीं हैं, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे 8 जोन बनाए गए हैं। इस समय जो हॉट स्पॉट एरिया हैं 8 हैं और इनमें हम लगातार पुलिस का मूवमेंट, अपना लाउड अलर्ट से मूवमेंट बनाए रखे हुए हैं। आज इसी कड़ी में ड्रोन का प्रयोग किया हम लोगों ने। आगाह किया जाता है कि कहीं भी निकले इमरजेंसी केस में तो बिना मास्क के ना निकलें, जहाँ तक वो सैनिटाइज साथ में लेके निकलें और अनावश्यक ना निकलें। बहुत इमरजेंसी होने पर ही घरों से बाहर निकलें, अन्यथा की दशा में जो व्यक्ति बिना मतलब के फालतू घूमते हुए पाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोग MB एक्ट में कार्रवाई कर रहे हैं, अन्य वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं, बिना मास्क वालों को जुर्माना काट रहे हैं और प्रॉपर कार्रवाई एटा सिटी में की जा रही है। फतेहपुर जिले के बिंदकी तहसील इलाके में आधी रात को अचानक से रामगंगा नहर कट गई, जिसके चलते रात में ही हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई। सुबह लोगों ने देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के आसपास पूरा पानी भर गया था, जिसकी सूचना पर नहर विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और नहर के बांधने का काम शुरू किया। तो वहीं किसानों ने सरकार को मुआवजा देने की मांग की है। का रहने वाला हूँ। मेरे गांव के बगल से ही ये नहर कट गई है और कटने के बाद जो है यहाँ हजारों बीघे फसल जो है जलमग्न हो गई, नुकसान हो गया है। जो है गांव में भी किनारे किनारे तक पानी भर गया है, गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है और निकलने की लोगों को दिक्कत हो रही है और अभी तक नहर बंदी नहीं है। मेरा नाम जयकरण है और हमारे गांव में रात में 12:30 बजे के बाद ये नहर कटी हुई है, जिससे हजारों बीघा की खेती का नुकसान हो गई है और सारी खेती जो है धान से लगी हुई थी और आवागमन के लिए रास्ते भी काफ़ी दिक्कत में सामना करना पड़ रहा है। लाइटिंग जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है, जहाँ पानी भर गया है और भूसा चारा जो भी भैंसी जानवर हैं सब दूसरी जगह एक स्थान से दूसरी जगह लिए जा रहे हैं। कृपा करके गवर्नमेंट से अनुरोध है कि इसका कुछ मुआवजा देने की कोशिश करें। कानपुर में कुख्यात अपराधी विकास दुबे के खात्मे के बाद अब मामले में कई नए खुलासे हो रहे हैं और इसी कड़ी में शनिवार को विकास दुबे का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विकास दुबे कुश्ती के दौरान चैलेंज दे रहा है। उसने कहा कि दंगल हॉक दिया हमने, अगर कोई लड़ने वाला पहलवान हो तो बताओ। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि विकास दुबे के खौफ से पूरा गांव उसके रुतबे के आगे झुकता था। दंगल हक दिया हमने, बताओ कोई लड़ने वाला हो, बताओ पहलवान। दंगल हक दिया हमने, बताओ कोई लड़ने वाला हो, बताओ पहलवान।
जंगल हक दिया हमने, बताओ कोई लड़ने वाला हो। योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना वायरस से निपटने के तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन बरेली के एक हॉस्पिटल के एक वीडियो ने सारे दावों पर पानी फेर दिया। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो को अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी शेयर करते हुए सरकार को घेरा। जानकारी के मुताबिक बरेली प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज और राष्ट्रीय हॉस्पिटल में कोरोना वायरस वार्ड बनाया है। यहां पर संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। शनिवार को राष्ट्रीय हॉस्पिटल की छत से अचानक से पानी का झरना गिरने लगा। पानी इतनी तेजी के साथ गिर रहा था कि पूरा वार्ड भर गया। इससे मरीजों को काफी परेशानी हुई। विपक्ष ने अब इस मुद्दे पर सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वीडियो को शेयर करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। तो विपक्ष ने इस पर सरकार को घेरा भी है और इस मामले पर ट्वीट भी किया है। आपको बता दें, बरेली में कोरोना वार्ड में जो मरीज हैं वे भर्ती थे और अचानक से इस कमरे में एक झरना जो है वह बहने लगा है। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।